नमस्कार, मैं संतोष कुमार यहाँ इग्नू में पढ़ रहे छात्रों के लिए जो इतिहास विषय से एमए कर रहे हैं उसके लिए एमएचआई 3 विषय लेकर आया हूँ। एमएचआई 3 उनका सेकंड ईयर का एक विषय है जिसमें इतिहास लेखन की पढ़ाई कराई गई है। इतिहास लेखन को देखिए, आगे देखते हैं तो इसमें ब्लॉक 1 है ये, जिसमें इतिहास का परिचय आपको बताया जाएगा। तो ब्लॉक 1 में 4 चैप्टर है आपके लिए। देखिए, चैप्टर फर्स्ट जिसमें कि आपको सामान्यीकरण, चैप्टर सेकंड कारण कार्य और संबंध, फिर चैप्टर 3 है वस्तु परकता और व्याख्या, और चैप्टर 4 हो गया आपका इतिहास विचारधारा और समाज। यह जो ब्लॉक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन कहिए तो पूरा का एमएचआई 3 ही पूरा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एक कौशल सीखेंगे जिसमें कि जनरलाइजेशन, अगर किसी डाटा को जनरलाइज करना है, जैसे आप डेली न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो चैनल वाले क्या करते हैं, कुछ उनके पास डाटा होता है उसको रुचिकर बनाते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। उनके एडिटिंग टीम होती है, उनके सब टीम, पूरा टीम उसमें कार्यरत होता है। कुछ फ़ोटो डालते हैं, कुछ उसमें निबंध लिखते हैं, इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को सुनने में पसंद आए। तो उसी क्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो जैसे हमें अगर इतिहास लिखना है तो पहले इतिहास का परिचय को जान लेना अति महत्वपूर्ण होगा। तो इस खंड में शामिल लेखों में ऐतिहासिक प्रणाली के कुछ मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा की गई है। जब हम प्रणाली या प्रसिद्धि की बात करते हैं तब इतिहासकार के शिल्प में अद्वितीयता या किसी गूढ़ बात की चर्चा नहीं कर रहे होते हैं। इतिहासकार जिस प्रणालियों को प्रयोग में लाते हैं वे सामान्यतः किसी भी आम व्यक्ति द्वारा अपने फैसले लेने में या वस्तुओं और उसके आसपास के लोगों के बारे में राय बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखिए, डाटा तो हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे मुगल काल का ही इतिहास हमें अगर लिखना है तो मुगल काल से पहले इब्राहिम लोदी था, फिर बाबर आया, फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को लड़ाई करके हराया। इस प्रकार की डाटा हमारे पास होता है। यह घटना कब की है तो 1526 की है। फिर 1526 में हरा करके जब बाबर गद्दी पर बैठा तो भी उसका जो जीवन रहा वो चुनौतीपूर्ण रहा। फिर अगले साल उसको लड़ाई करना पड़ा। फिर 1527, 28, 29 हर साल वो लड़ाई करता गया। फिर 1530 में उसका देहांत हो जाता है और उसका उत्तराधिकारी हुमायूं शासन संभाल लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया, हमारे पास डाटा है लेकिन उसको जनरलाइज करना है, इस घटना को एक सामान्यीकरण रूप देना है, जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले और ये सब करते रहते हैं। तो इसी क्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो इकाई 1 के रूप में हमारे पास यहाँ सामान्यीकरण है। इकाई की यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ब्लॉक में क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आप प्रस्तावना, फिर सामान्यीकरण क्या है, फिर सामान्यीकरण की अनिवार्यता क्यों जरूरी है, फिर सामान्यीकरण से जुड़ी आपत्तियां, सामान्यीकरण की भूमिका, सामान्यीकरण के स्रोत, सामान्यीकरण की अपनी क्षमताएं को कैसे सुधारें, और यहाँ सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं अध्याय का विहंगावलोकन थोड़ा सा करते हैं। तो इतिहास के अध्ययन को रुचिकर बनाने के लिए सामान्यीकरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सामान्यीकरण के बिना इतिहास जो है वह कुछ भी नहीं है। इतिहास लेखन महज कुछ तथ्यों व घटनाओं का बिखरा हुआ प्रस्तुतिकरण बनकर रह जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामान्यीकरण के जरिए लेखक न केवल इतिहास के छात्रों के सामने आसान स्वरूप में परोस सकता है बल्कि इस विषय को अपनी गहरी रुचि भी पैदा कर सकता है। किसी भी विषय के अध्ययन के विस्तार के लिए छात्रों को उसे समझना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही में उसमें उसकी दिलचस्पी भी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, विषय, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद बोरियत फील होने लगती है। तो इसका कारण क्या है, आप उसमें ध्यान नहीं जुटा रहे हैं। अब ध्यान आपका जुटाना है, मैक्सिमम ध्यान जुटाने के लिए क्या होना चाहिए, विषय का रुचिकर होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। तो यह कौन बनाया है, कोई भी आप जैसे देख लीजिए, हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो यह विषय को जो पाठ्यक्रम तैयार किया है कितना सोच समझ के तैयार किया है और कितने तार्किक ढंग से किया है। तो ठीक उसी तरह जब इतिहास लेखन भी होता है
तो इसी तरह का होता है। डाटा हमारे पास होता है बहुत सारा, उसी को रुचिकर बनाना होता है और इस क्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण को मुख्यतः हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और व्यापक श्रेणी। 3 श्रेणी में बांट के हम सामान्यीकरण को देख सकते हैं। तो एक प्रश्न तो इससे यही आएगा कि सामान्यीकरण क्या है और विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरण की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे 3 श्रेणी में निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और व्यापक श्रेणी, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इन 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब देखिए, अव्यवस्थित आंकड़ों व अस्पष्ट तर्कों को संगठित करने, उन्हें क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करना तथा तथ्यों के बीच संबंध का संपर्क स्थापित करने को सामान्यीकरण कहते हैं। तो निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और व्यापक सामान्यीकरण, इन तीनों के बारे में आप इसको ध्यान से पढ़िए और यह आप एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा कि सामान्यीकरण क्या है। आगे देखिए, क्या आप सोचते हैं कि इतिहास लेखन के लिए सामान्यीकरण आवश्यक है? सामान्यीकरण पर विभिन्न आपत्तियों की चर्चा कीजिए। तो सामान्यीकरण की अनिवार्यता, सामान्यीकरण की आपत्तियाँ, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ठीक तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए, इतिहास का कार्य अतीत की जानकारियों को एकत्रित करना है, उसे तिथिवार तरीके से प्रस्तुत करना है। ऐसा करने से अतीत के तथ्यों से सामना किया जा सकता है। तथ्यों का चयन इसलिए आवश्यक है क्योंकि तथ्य एक दूसरे से उलझे हुए और अधिक संख्या में होते हैं। अतः इतिहास लेखन के तथ्यों को एकत्रित कर उन्हें क्रमवार व समूहबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है। तभी इतिहास को सहजता से समझा जा सकता है। तथ्य अपने आप में कोई स्पष्ट नहीं करते, बल्कि वह कार्य तो इतिहासकार के तथ्यों की सत्यता व स्पष्टता को ध्यान में रखकर सामान्यीकरण के द्वारा करना होता है। उदाहरण के लिए, हड़प्पा काल में गढ़ी के समीप कुछ भंडार गृह मिलने से उल्लेख है कि भंडार गृहों के 100 गज दक्षिण से ईंटों के चबूतरे भी मिलने की चर्चा इतिहासकारों ने की है। चूंकि चबूतरे में छेद में से गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, इसलिए उस आधार पर इतिहासकारों ने लिखा है कि इन चबूतरों के आसपास अन्न पीसा जाता रहा होगा। अतः यहाँ इतिहासकार द्वारा सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे तथ्यों का विस्तारीकरण भी किया जाता है। आमतौर पे आप देखिए, सोचिए, अगर किसी हड़प्पा काल में और उसके कुछ सामान मिलते हैं, हमें कुछ अगर धातु मिलते हैं, वो यह प्रस्तुत करता है कि उस समय धातु कर्म और यह मेटलर्जी वगैरह वहाँ उस समय के लोग जानते थे। तो इस प्रकार से एक डाटा को उसके इर्द गिर्द जब सोचते हैं तब उसको हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। इसी प्रकार इन चबूतरों के दक्षिण के कुछ ध्वंदावशेष भी मिले हैं। विद्वानों का मत है कि भवन श्रमजीवियों के निवास स्थान थे। साथ ही निवास स्थानों के बीच कुछ भट्टियां मिली हैं। तो इस प्रकार से आप सामान्यीकरण के अनिवार्यता, सामान्यीकरण के आपत्तियां, सामान्यीकरण क्या है, ये सब प्रश्न को आसानी से आप पढ़कर समझ सकते हैं। सामान्यीकरण की क्षमता को आप कैसे सुधार सकते हैं? तो सामान्यीकरण जैसे आप कर रहे हैं डाटा को, तो उसको अपने किस प्रकार से उसको और अच्छी तरह कर सकते हैं, किस तरह उसके गहराइयों में जा सकते हैं। विचारों की गहराई में उतरने की क्षमता का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐतिहासिक तथ्य की समग्र व्याख्या करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेना ही लेखक के लिए सामान्यीकरण की क्षमता को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। तर्क शक्ति की क्षमता को बढ़ाने में सामान्यीकरण के प्रयोग में लेखक को स्वतः ही काफ़ी सहूलियत हो जाती है। हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए। किसी भी घटना का सामान्यीकरण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल हो, क्योंकि अस्पष्ट और कठिन भाषा होने पर किसी भी घटना को गहराई व बारीकी से समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा सामान्यीकरण की क्षमता में सुधार लाने के लिए किसी तथ्य या घटना पर विचार करने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए अध्यापकों व सहकर्मियों के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। किसी भी घटना की जब सामूहिक चर्चा होती है तो केवल तथ्यों को ध्यान में रखकर ही तर्क नहीं देना चाहिए, बल्कि सामान्यीकरण के जरिए उसकी व्याख्या व विश्लेषण
किया जाना अनिवार्य होता है। हमें नए विचारों को केवल इसलिए ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए कि वे नए हैं, बल्कि उनका परीक्षण व उस पर बहस करनी चाहिए, और यदि वे उपयुक्त लगे तभी उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए MHI 3 को लेकर के जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह किन विषयों पे है, तो इतिहास लेखन है जो आपको जर्नलाइजेशन सिखा रहा है। तो जर्नलाइजेशन को सीख करके आप एक मन में बना लीजिए कि आपको जो पत्रकारिता होता है उस पे आधारित यह पूरा का पूरा विषय है। तो इतिहास लेखन ये MHI 3 को अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आप पत्रकारिता स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है, विवेचन कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न का आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे अगर ये सब कंसेप्ट को आपने समझ लिया है। तो जैसे इतिहास लेखन में यदि हम तथ्यों को खोजकर एक साथ रख दें तो ही अध्ययन में रोचकता आएगी, और ना ही उसकी सरलता व स्पष्टता दिखाई। अगर पूरे तथ्य को, डाटा को एक साथ रख दिया जाए तो उसके अध्ययन में रोचकता नहीं रहेगा। अब देखिए उसको रोचक बनाने के लिए क्या होता है, इतिहास व्यस्त दिखेगा, और इतिहास में सामान्यीकरण नितांत अनिवार्य है, क्योंकि इतिहासकार जब यह सोचता है कि सामान्यीकरण नहीं कर रहा है तब भी वह ऐसा कर रहा होता है। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्यीकरण करते समय तथ्यों की यथार्थता पर कोई प्रभाव न पड़े। सामान्यीकरण करते समय तथ्य जो है बिगड़ने नहीं चाहिए। इतिहासकार को जैसे ही कोई तथ्य प्राप्त होते हैं उसके मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि वह वस्तु कब और कहाँ, किस समय, और तभी से सामान्यीकरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास के आधार पर विश्लेषण वास्तव में एक संकुचित अर्थ को छोड़कर तथ्यों को तथ्य तभी समझा जा सकता है जब वह सामान्यीकरण हो जाए। अतः सामान्यीकरण के द्वारा इतिहास को विस्तृत, सहज और रुचिकर बनाया जा सकता है। तो आपके मन में, आपके दिमाग में पत्रकारिता का भाव जग रहा होगा यह सामान्यीकरण चैप्टर पढ़ करके, तो ये बिल्कुल सही है। यह पूरा इतिहास लेखन का विषय ही आपको पत्रकार बनाने के ऊपर है। अगर इसका पूरा गहन अध्ययन आप कर लिए तो आधा तो पत्रकार अब बन ही जाएंगे। शोधार्थी के लिए विषय वस्तु को सरल व बोधगम्य बनाने के लिए सामान्यीकरण आवश्यक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इतिहास विषय छात्रों के लिए रुचिकर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोध पर अपने विचार लिखें। अतः इतिहास विषय के क्रमबद्धता, सरलता व स्पष्टता लाने के लिए सामान्यीकरण आवश्यक है, जिसके माध्यम से छात्र अपने कार्य की कुशलता से कर पाने में सक्षम होते हैं। शोध छात्रों को पूर्व में हुए लेखन कार्यों में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसके जरिए छात्र एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यीकरण क्या है, सामान्यीकरण की अनिवार्यता क्या है, सामान्यीकरण की यहाँ पे सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप इस चैप्टर को ठीक तरीके से पढ़ के आसानी से दे सकते हैं। और कितने प्रकार के सामान्यीकरण होते हैं, तो निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और थोड़ी सी पढ़ाई करके आप इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कारण और कार्य संबंध, सेकंड चैप्टर में जब हम आते हैं जिसमें है कि कारण और कार्य संबंध। तो कारण और कार्य संबंध के विषय में देखिए कोई भी घटना जब होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और कारण होता है वो कारण ही उस कार्य, उस घटना का कारण और कार्य में संबंध भी होता है। तो कारण के अभाव में किसी भी घटना का होना असंभव है। हम यह भी कह सकते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे कि विज्ञान में वैज्ञानिक हमेशा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों पहुंचती है, पानी से भाप क्यों बनती है, पेड़ से फल नीचे क्यों गिरता है, रात और दिन क्यों होते हैं। अतः हर विषय में प्रश्न क्यों पूछा जाता है। यदि हम अपने दिनचर्या या आस पड़ोस कहीं भी झांकें तो हर छोटी मोटी घटना के पीछे शब्द छुपा होता है। जब तक हम इस क्यों का पता नहीं लगा लेते तब तक हम किसी भी घटना को किसी भी ठीक से नहीं समझ सकते। अतः हम सामाजिक विज्ञान की तरह इतिहास की
भी इससे अछूता नहीं है। इतिहासकार भी अतीत की घटना का अध्ययन करते हुए यह जानने का निरंतर प्रयास करता है कि कोई भी विशेष घटना क्यों होती है। कॉलिंगवुड कहते हैं कि कारण वह प्रमुख तत्व है जो मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और बाध्य करती है। कार ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। इतिहास की कोई घटना कितनी भी अलग क्यों और अनूठी क्यों न हो, इतिहासकार उसके होने के कारणों का पता, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कोई भी घटना कितनी भी महत्वपूर्ण और विशेष क्यों न हो, परंतु इस घटना का विश्लेषण और व्याख्या उसके प्रभाव को कम नहीं करता है और न ही सच प्रस्तुत करने के दावे का खंडन करती है। इतिहासकार भी समाज वैज्ञानिकों की भांति किसी भी घटना की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और वे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी घटना के होने का कारण क्या है। तो देखिए, जहाँ पे आपने इसके MHI 3 के प्रथम चैप्टर के रूप में आपने पढ़ा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, तो सेकंड चैप्टर में सामान्यीकरण जब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण है, कार्य है। तो जो घटना, जिस घटना का जहाँ से हमको डाटा मिला तो वो कोई घटना है, कोई विषय है, तो उस घटना के घटने में कारण और कार्य किस तरह से संबंधित है, उसके विषय में यहाँ आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, देखिए, कारण कार्य संबंध क्या होता है, किसी भी घटना या प्रक्रिया को समझने में यह कैसे प्रयुक्त होता है। तो किसी घटना के घटित होने में जो परिस्थितियां जिम्मेदार होती है उसे उसका कारण कहा जाता है। कार्य और कारण को हम एक सिक्के के दो पहलू के रूप में समझ सकते हैं। बिना कारण का कोई कार्य घटित नहीं होता और यदि घटना घटित होती है तो उसका अवश्य ही कोई न कोई कारण होगा। यह एच कार ने लिखा है। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना और कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। कार लिखते हैं कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। इतिहासकारों द्वारा कारणों की खोज इसलिए भी की जाती है क्योंकि वर्तमान का निर्माण अतीत की नींव पर हुआ है। इस प्रकार वर्तमान का कारण अतीत होता है। कारणों के अभाव में किसी परिणाम की खोज इतिहास के उद्देश्यों की उपेक्षा समझी जाएगी। अतः इतिहासकार का उद्देश्य घटना में छिपे हुए कारणों को ढूंढ निकालना है। अरस्तु ने कार्य कारण के संबंध में कहा है कि कारणों के अभाव में किसी भी घटना का होना या कार्य करना असंभव है। इस प्रकार से देखिए, इतिहास के प्रेरणा इतिहास के प्रणेता हेरोडोटस की कार्य कारण संबंध को सहमति देते हैं। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा है कि उस इतिहास लेखन का उद्देश्य ग्रीक तथा बर्बर जातियों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना तथा पारस्परिक युद्धों के कारणों की व्याख्या करना है। तो इस प्रकार देखिए, आगे आप भी पढ़ सकते हैं। किसी प्रक्रिया के कारण जानने में सामाजिक वैज्ञानिकों और प्राकृतिक वैज्ञानिकों की विभिन्न पद्धतियों की चर्चा कीजिए। तो इस तरह से सामाजिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक वैज्ञानिक दोनों के बीच में जो संबंध है उसको दिखाया गया है। किसी घटना के होने की व्याख्या और उसके कारण कार्य संबंध स्थापित करने के लिए इतिहास में प्रयुक्त पद्धति की चर्चा कीजिए। तो यह जो है कारण कार्य संबंध के ऊपर पूरा चैप्टर है। इतिहास किसी आवश्यक कारण का पता लगाने के लिए किसी घटना का लगभग वैसी ही परिस्थितियों के साथ तुलना करती है और वैसी अनेक घटनाओं का मूल्यांकन कर यह पता लगाने का प्रयास करती है कि आवश्यक असर किसकी वजह से हुआ है। इतिहासकार किसी भी घटना से जुड़े, इसी प्रकार से देखिए, इतिहास स्रोत के रूप में हमारे पास जब सिक्के आते हैं, सिक्के होते हैं, उस समय के द्वारा यूज किए हुए ईंट हैं, उस समय का भवन है, तो ये सब क्या दर्शाता है। सिक्के अगर आ गए, सिक्के मेटल के हैं तो क्या दर्शा रहे हैं कि उस समय भी लोग मेटलर्जी को जानते थे। सिक्के गोल हैं, इसका मतलब है कि वह सर्किल को जानते थे। वह पहिया मिला तो चाक से बर्तन भी बनाते थे, तो बर्तन बनाते थे तो कैसे बनाते थे, तो पहिया मिला
पहिए से लुढ़का के कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह से ठेला में ले जाते थे। तो इस तरह से चीज़ों में जब हमें प्राप्त होता है तो हम उसको अनुमान लगाते हैं, हम उसके कारण कार्य संबंध द्वारा ही अनुमान लगा पाते हैं कि यह क्या है। तो कोई भी चीज़ जब मिलता है हमें, पिछले पुरातत्ववेत्ता जब किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो कारण कार्य संबंध के आधार पे ही अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को यहाँ पे देखा MHI 3 का। इसी तरह से आगे हम चैप्टर नंबर 3 वस्तुपरकता और व्याख्या को देखेंगे, और भी आगे हम इस तरह देखते रहेंगे आगे के चैप्टरों में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जो MA के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू से कर रहे हैं MA, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समय दीजिएगा, तो आपको ज़रूर आप लाभान्वित होंगे।